बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, this is me Safir Hassan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences, Multan. So dear students, this is our lecture number 12 of vector and tensor analysis, and we are going to start chapter number 5, and our first topic is line integrals. Line integrals basically आप कैलकुलस 3 में भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि लाइन इंटेग्रल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स फील्ड इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट। ये गौर से सुनिएगा, वर्क डन बाय अ फोर्स फील्ड इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय द पाथ थ्रू द फील्ड। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो जो वर्क डन करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स अब जब उसको मूव करवाएंगे तो उस पर कुछ फोर्स भी लगाएंगे और साथ में उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट भी वो कवर करेगा। तो उस वर्क डन को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए लाइन इंटेग्रल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आगे देखें, यहाँ पर लाइन इंटेग्रल्स कह रहे हैं कि लाइन इंटेग्रल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डबल इंटेग्रल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। लाइन इंटेग्रल्स क्या होते हैं, डबल इंटेग्रल्स में, लाइन इंटेग्रल्स को हम डबल इंटेग्रल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। और स्टोक्स थ्योरम की मदद से हम क्या करते हैं, लाइन इंटेग्रल्स को सरफेस इंटेग्रल्स में तब्दील कर सकते हैं। और कन्वर्सली कह रहा है सरफेस इंटेग्रल्स को भी हम ट्रिपल इंटेग्रल्स में तब्दील कर सकते हैं, और विद एंड कन्वर्सली विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आगे देखें जरा, यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, ये बेटा आपके पास क्या है, बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस अलोंग द आर्क बी ऑफ द स्पेस कर्व सी। अब ये स्पेस कर्व है, स्पेस कर्व सी है, इसकी एक आर्क दी उसने बी। ठीक है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्क ए बी है आपके पास, ये वाली आर्क, ये आर्क ए बी है, ये सॉरी यहाँ पर वर्ड मिस हुआ है, इसका मतलब है ये ए बी आर्क है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए बी आर्क। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ये ए बी हमारे पास आर्क है और ये सी क्या है, पूरी हमारे पास कर्व है। तो कह रहा है कि ए कोई आपके पास ऐसा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिस कर्व पे डिफाइन किया हुआ है, और इस कर्व पे थ्रू आउट द कर्व क्या है, इसके हर पॉइंट पर वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है वो फंक्शन। ठीक है, अब कह रहा है सब डिवाइड द आर्क ए बी इंटू एन सेगमेंट्स बाय मीन्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, P1 P2 P3, ये A है, इसको ज़रा सेट कर लें। ये बेटा हमारे पास आर्क ए बी। ठीक है, अच्छा, सेगमेंट्स बाय मीन्स ऑफ द पॉइंट्स P1 P2 अप टू सोन Pn-1 चूजन आर्बिट्रेरली। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि सब डिवाइड, इस आर्क को छोटी छोटी आर्क्स में डिवाइड कर दो। क्या करो, ये A टू P1 एक आर्क होगी, P1 P2 दूसरी आर्क, फिर तीसरी है, इस तरह Pn-1 तक जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि P0 जहाँ से स्टार्ट करो आर्क को, उसको A का नाम दे दो, और Pn को नाम दे दो, जहाँ पे एंड करो वो हमारे पास क्या होगा, B का नाम। अब कह रहा है कंसिडर वन सच सेगमेंट Pk-1 इंटू Pk। ठीक है, अब हमारा एक सेगमेंट हमारे पास Pk-1 और Pk, इसको ज़रा कंसीडर करें आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंड लेट द आर्क लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, और इसकी आर्क लेंथ को नाम दे दिया डेल्टा एस के का। ये इसको मैं देखें, वो कह रहा है इस सेगमेंट को कंसीडर करें Pk-1 Pk को, ये वाला सेगमेंट, ये इस आर्क को अगर आप कंसीडर करें तो वो कह रहा है जो, और लेट कर लें कि डेल्टा एस के इसकी क्या है, आर्क लेंथ है, लेट सपोज। ठीक है, और के क्या है हमारे पास, यहाँ पर के हमारे पास वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to n, और कह रहा है क्यू के एक्स के वाई जी, वाई के एक्स जी के, ये हमारे पास जो क्यू के है वो ऐसा पॉइंट है सेगमेंट में, बी द पॉइंट ऑन द सेगमेंट। अब ये जो हमारे पास आर्क हमने कंसिडर की है Pk-1 टू Pk, इसके दरमियान कोई क्यू के हमारे पास ऐसा पॉइंट है जिसके क्या है कोऑर्डिनेट्स एक्स के वाई के जी के। ठीक है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए एक्स के वाई के जी के बराबर है ए के। लेट टी के बी यूनिट सेगमेंट वेक्टर टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है हमारे पास, यूनिट टेंजेंट। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी एट क्यू के लेट सपोज हमारे पास टी के क्या है, कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर है टू सी, इस कर्व सी पर कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर उसने क्या नाम दे दिया उसको, क्यू के पर कोई हमारे पास टी के हमारे पास कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। ये इसको मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें इस कर्व सी पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो हमारे पास, उसको क्या नाम दे दिया उसने,
टी के का, और क्या कह रहा है, इस वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो टी के का नाम दिया वो जहाँ पर है वो इस पॉइंट पर टच करेगा वो क्यू के पर। आगे देखें ज़रा क्या कह रहा है, तो कह रहा है मल्टीप्लाई द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए एट क्यू के with the arc length delta sk of the corresponding segment pk minus 1 pk। ये सेगमेंट लिखा हुआ है, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट pk माइनस 1 pk एंड फ्रॉम द सम। अब आप यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करें टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए को, ए के टेंजेंशियल कंपोनेंट को क्यू के साथ। ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, टी के, ठीक है, ऐड क्यू के पर वो जो है उसको मल्टीप्लाई करें आर्क लेंथ डेल्टा एस के से। तो समेशन फॉर्म हमने करनी है आगे, एंड फॉर्म द समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के डॉट टी के डेल्टा एस के। टी के क्या है, उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और हमारे पास ये क्या है, डेल्टा एस के हमारे पास क्या है, उसकी आर्क लेंथ है। देखें टी के ए के का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, तो अब वो यहाँ से आएगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है हमारे पास यहाँ पर, तो उसको टी के का नाम दे दिया। अब आप यहाँ पर देखें, नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस सम एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसकी सम की लिमिट ले n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन सच ए वे दैट द आर्क लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट डेल्टा एस के अप्रोचेस टू 0, ठीक है, जैसे जैसे यानी कि n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो डेल्टा के किसको अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर, 0 को, ठीक है। दिस लिमिट इफ इट एग्जिस्ट कॉल्ड द टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग सी फ्रॉम ए टू बी एंड इज डिनोटेड आई। इसको फिर हम अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल है ए का, पॉइंट ए का अलोंग द कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम क्या कहेंगे इसको कि वो क्या है, हमारे पास टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या थे हमारे पास, वो कर्व का, ए हमारे पास कर्व का इनिशियल पॉइंट था और बी हमारे पास कर्व का एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट था, ठीक है। तो वो ए डॉट टी डी एस और सी ए डॉट टी डी एस, इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। और दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए के डॉट टी के डेल्टा एस के इज इक्वल टू ए टू बी ए डॉट टी डी एस। ये टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि टी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या आपको पता है वो क्या होता है, यहाँ पर वो किसको जाहिर कर रही है, डी आर बाई डी एस। आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, और एस क्या है हमारे पास यहाँ पर, एस किसको जाहिर कर रहा है हमारे पास, डेल्टा एस जो हमारे पास था उसकी आर्क लेंथ को, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, एस। ये आप कैलकुलस 3 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं वैसे। तो टी डी एस इज इक्वल टू डी आर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टी डी एस को आप पुट कर दो डी आर, तो ये इंटीग्रल बनेगा ए टू बी ए डॉट डी आर। तो इसको आप लिख सकते हो ए के कंपोनेंट्स A1, डी आर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, डी एक्स डी वाई डी जी, ये आपको पता है। देखो ना आर के कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जी, तो डी आर के कंपोनेंट्स होंगे डी एक्स डी वाई डी जी, ये साथ अटैच हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह ये देखें ये लिख रहा है डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के इज कॉल्ड द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑपरेट वेक्टर। क्योंकि आर तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डी आर। अब ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल को हम समटाइम्स क्या कहते हैं कि ये स्केलर लाइन इंटीग्रल भी होते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कर्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है कोई, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की कर्व, क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, तो आप क्या कहेंगे उसको कि हम इंटीग्रल को इस तरह डिनोट करते हैं, उसके ऊपर ना इस तरह का सर्कल लगा देते हैं, ये क्लोज्ड कर्व की निशानी है। अब ये भी कह रहा है कि आगे अगर ए हमारे पास फोर्स है कि जो पार्टिकल ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सी, हमने कर्व सी में अभी एक पॉइंट ए की बात की थी ना, तो लेट्स सपोज वो पॉइंट ए जो इनिशियल पॉइंट था वहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स है और पार्टिकल पे, जो पार्टिकल उस कर्व सी के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय अ फोर्स। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटीग्रल है, जो लाइन इंटीग्रल, वो क्या कैलकुलेट करेगा कि ये जो इस कर्व में मूव करवाने के लिए जो पार्टिकल को आपने फोर्स लगाई, पुश किया, उस वो कितनी फोर्स है, वो फोर्स बताएगा, वो फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। तो एफ डॉट डी आर ये बताएगा हमें क्या, या ए डॉट डी आर। अगर ए फोर्स हुई तो ये फिर ए की मतलब अगर मैं इसको एफ लिख दूं तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये वर्क डन बन जाएगा, वो कह रहा है। तो ये वर्क डन इन फ्लूइड मैकेनिक्स दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड सी। यानी कि इस कह रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको हम क्या कहते हैं, ए की सर्कुलेशन अराउंड सी। कर्व ए में
ए की सर्कुलेशन वेयर ए रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप आगे पढ़ेंगे भी सही इंशाल्लाह, तो उसमें देखें ना फ्लूइड में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अलोंग अ कर्व्ड पाथ फ्लो कर रहा है वो, लेट्स से, ठीक है, तो उसमें जब ये ए होगा ना, उस केस में कह रहे हैं लाइन इंटीग्रल में हम ए किसको जाहिर कर रहे हैं वहां पर, किसको, वेलोसिटी को फ्लूइड की, ठीक है, और आर तो वही होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेगा वहां पर भी क्या, फ्लूइड की ए की सर्कुलेशन को, कि वेलोसिटी वहां पर क्या रह रही है। अब कह रहे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल्स, लाइन इंटीग्रल्स की दूसरी फॉर्म देखें, फाई डी आर इक्वल टू आई इंटू फाई डी एक्स प्लस जे इंटू फाई डी वाई प्लस के इंटू फाई डी सी, क्योंकि डी आर होता है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी सी, तो उसको अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब और ये कह रहे हैं ए क्रॉस डी आर को आप लिख सकते हैं ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये एक कंपोनेंट, और डी आर के यहाँ पर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी सी के। और याद रखें ये लाइन इंटीग्रल हम स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो तीन तीन कंपोनेंट्स होंगे आई जे के। अब यहाँ पर देखें आई कॉमन एट, और हम यहाँ पर उसने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट, असल में ना यहाँ पर उसने डिटर्मिनेंट लिया बेटा, डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह लिया कि ऊपर आई जे के यूनिट वेक्टर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास बेटा नीचे A1 A2 A3 और आगे dx dy dv dv, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि थस इंटेग्रल्स दैट इन्वॉल्व डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर आर कॉल्ड लाइन इंटेग्रल्स। तो ऐसे इंटेग्रल्स जिनमें हमारे पास क्या हो, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर इंक्लूड हो जाए, उसको हम लाइन इंटेग्रल बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें देखते हैं ना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा और उन पर फोर्स भी लगाएंगे तो वर्क डन की बात होगी, वर्क डन कैलकुलेट करेगा। अब लाइन इंटेग्रल्स की जनरल प्रॉपर्टीज देखें, के इंटू ए डॉट डी आर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वही इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी डी आर तो ए पे अलग होगी प्लस बी पे इंटीग्रेशन अलग अप्लाई होगी, सेम इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं। और अगर दो पाथ हैं आपके पास सी ए डॉट डी आर, ये इक्वल होगा सी वन ए डॉट डी आर प्लस सी टू, कि सी वन के लॉन्ग ये इस कर्व के लॉन्ग अलग और इस कर्व के लॉन्ग अलग आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पाथ की बात है ये, सी वन बेसिकली यहाँ पर पाथ को शो कर है कि हमने उसको दो आर्क्स में डिवाइड कर दिया पाथ को, C1 और C2 में, तो ये आगे इसको शो। अब आगे देखें एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल में कह रहे हैं कि a अगर आपके पास 3xy माइनस वाई स्क्वायर जे है, तो इवेल्युएट करें लाइन इंटेग्रल अलोंग द कर्व C a डॉट डी आर वेयर C इज द कर्व इन द xy प्लेन और y हमारे पास 2x² के इक्वल है। तो इसकी फिगर अगर आप खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं, y इक्वल टू 2x² का ग्राफ इस तरह बनेगा। एग्जाम में तो वो आपको फिगर नहीं देगा ना, तो वो आपने इसको खुद बनाना है। y इक्वल टू एक्स में वो फिगर अपना ग्राफ बनाने का आपको पता है कि वो कैसे बनाएंगे। आप ग्राफ के लिए आप इस तरह के वो बनाएंगे टेबल, ऊपर x रखेंगे नीचे y रखेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे -2 -1 0 1 2, इस तरह करेंगे ना तो देखेंगे x की वैल्यू -2 पे y क्या वैल्यू दे रहा है, जबकि y किसकी इक्वल है 2x² के, x की जगह -2 पुट करेंगे देखेंगे y क्या वैल्यू दे रहा है। इस तरह पुट करते जाएंगे, आप देखेंगे फिर क्या वैल्यू दे रहा है ये, और उसका ग्राफ आप इस तरह प्लॉट कर देंगे तो आपके पास ये कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें इसका क्या करेंगे 0 0 to 1 2। अब यहाँ पर वो फ्रॉम 0 0 to 1 2 ये भी बता रहा है कि ये कर्व कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम 0 0 to 1 2, यानी कि ये ओरिजिन से जा रही है 1 2 1 एक्स एक्सिस के पॉइंट 1 पर और वाई एक्सिस के पॉइंट 2 पर। वाई कोऑर्डिनेट के पे 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर ही जा रहे कर्व। अब कह रहा था कर्व सी डिफाइंड बाय y इक्वल टू x इन एक्स वाई प्लेन, अच्छा इज शोन इन द फिगर सिंस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा एक्स वाई प्लेन में z हमारे पास क्या होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर अब देखें ना x और y की हमने बात कर दी है, उसने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिए हैं, यहाँ से ही जाहिर हो रहा है i और j, इसका मतलब यहाँ पर k कंपोनेंट 0 है, z है, z एक्सिस की बात ही हम नहीं कर रहे। तो एक्स वाई प्लेन में हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्रॉम 0 0 to 1 2 की तरफ, कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम फिर क्या कंसिडर करेंगे एक्स वाई प्लेन में आपको पता है z एक्सिस 0 होता है, z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो फिर एक्स वाई प्लेन में z को 0 कंसिडर करेंगे और r को फिर हम क्या लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे। अगर z 0 ना होता, यहाँ पे k कंपोनेंट दिया होता तो फिर हम z k भी लेते r के साथ। अब यहाँ पर r है एक्स आई प्लस वाई जे और डी आर क्या होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, डेरिवेटिव ले लिया। अब अप्लाई करें ए डॉट डी आर, ए के आपके पास वेक्टर है गिवन है आपको, डॉट डी आर आपके पास ये है, इसको गिवन अब देखें मल्टीप्लाई करें 3xy इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया इंटेग्रल के। अब एक्चुअली ये वाला जो इंटेग्रल है ना लाइन इंटेग्रल, ये क्या शो करेगा कि अगर आप पार्टिकल इस ओरिजिन से
इस पॉइंट तक मूव कर रहा है और इस पाथ, और पाथ कौन सा ले रहा है, ये वाला कर्व पाथ सी ले रहा है, तो वर्क डन कैलकुलेट करो कि आपने कितनी फोर्स लगाई, कितना डिस्प्लेसमेंट लगाया, यानी कि कितना वर्क डन किया आपने उस पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले जाने में, ये कैलकुलेट करेगा लाइन इंटीग्रल। उसके बाद आप देखें, अब क्योंकि वहाँ पे यहाँ पर देखें ना y हमारे पास, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, y स्क्वायर है ना, अब y तो आपको 2x स्क्वायर दिया हुआ है उसमें स्टेटमेंट में, तो फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि y फंक्शन है हमारे पास जो कि पैराबोलिक टाइप है, तो कर्व फंक्शन है हमारे पास, उसमें क्या है, तो dy लें तो ये बनेगा 4x dx, और आल्सो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x कहाँ से वेरी करे ज़रा गौर करें इस पर फंक्शन, अब इस ये लिमिट ज़रा देख के लेनी है आपने। अब हम लिमिट की बात करें तो x कहाँ से वेरी करेगा, अब देखें ना आपने y में y की वैल्यू 2x के पुट कर दी, तो ये सारा इंटीग्रल किसकी शक्ल में बन गया, x की शक्ल में। तो अब आप सिर्फ x की लिमिट देखेंगे, x कहाँ पे जा रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है, तो फिर x की लिमिट अब आप लेंगे बेटा 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 to 1, 3x y था, y की जगह 2x के लिख दिया, माइनस 4x रेज़ टू पावर 4, 4x यानी कि आगे 4x की 4 dy था, और dy y का डेरिवेटिव क्या आया, 4x आया, 4x dx, वो पुट कर दिया। अब फंक्शन सारे x की फॉर्म में आगे लिहाजा x की लिमिट अप्लाई की 0 to 1, और इसको इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, आपके पास लाइन इंटीग्रल आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अब ये एलिप्स वाली एग्जांपल है, इसका भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर देखें ये a हमारे पास x माइनस 3y है और प्लस y माइनस 2x j, यहाँ भी k कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये x y प्लेन के लॉन्ग इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि एलिप्स तो क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, वो तो थी ना ओपन कर्व, ये अब क्लोज्ड कर्व आ गई है, तो क्लोज्ड कर्व के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी हमारे पास जो है ना, ये इसके लिए इंटीग्रल के साथ हम क्या लगाते हैं, छोटा सा गोल सर्कल लगा देते हैं, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व को शो करता है। अब सी एलिप्स है हमारे पास कर्व, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 इन द एक्स वाई प्लेन, ट्रेवर्स इन द पॉजिटिव, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखें, ठीक है। अब कह रहा है कर्व सी एलिप्स है, उसका सेमी मेजर एक्सिस 3 है। अगर आप इसमें देखें ना, ये ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर आपके पास 4 है, इसका मतलब ए आपके पास 3 हुआ, तो बी स्क्वायर 4 है तो बी स्क्वायर रूट लेंगे, बी आपके पास 2 आ जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस 2 आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने एक्स वाई में प्लेन में परफॉर्म करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डी आर आ जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब ए डॉट डी आर इक्वल आएगा, जहाँ पर आप क्या करेंगे, ए क्या है आपके पास, ये आ गया, डी आर आपने क्या करना है, ये आपके पास ये बनेगा इंटीग्रल, डी एक्स और डी वाई साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखें ज़रा क्या कर रहे हैं इसको, आगे वो कह रहा है द पैरामीटर, अब इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, देखें इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए बी साइन टी करेंगे यहाँ पर हम। अब आपको पता है अभी सेमी मेजर एक्सिस ए था हमारे पास, तो ए के लिए ए क्या आया था, अभी हमारे पास 3 था, और बी हमारे पास क्या है 2 है, ये भी आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। देखें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है एलिप्स की इक्वेशन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर बाय ए है, ये बी है, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है हमारे पास 9 है, बी का स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए हमारे पास आएगा 3, बी आएगा 2, तो यहाँ पे पुट कर दें ए कॉस टी की जगह 3 कॉस टी, बी साइन टी की जगह 2 साइन टी, और क्योंकि लिमिट आपको ये भी दे दिया कि लिमिट वो उसकी है। अच्छा, लिमिट इसकी कैसे पता लगेगा, 0 to 2 पाई है, देखें ये तो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, और क्लोज्ड कर्व मतलब ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी, क्लोज्ड कर्व का मतलब जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगी बेटा उसी पॉइंट पे क्या होगी, एंड होगी। इस बात को गौर से समझिएगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पे क्या होगी, एंड होगी। इट मीन्स अब आप जरा गौर करें इस पर, अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसी पॉइंट पे एंगल देखें ना, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बनाऊँ, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, π/2 होता है, और पाई होता है यहाँ पर 3π/2 होता है, और यहाँ पर 4π/2 जो कि 2π के इक्वल होता है, दोबारा रोटेशन। अब क्लोज कर्व का मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वापस वहीं पे एंड हो रही है, 0 से स्टार्ट होके एक रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो उसका एंगल कितना बन जाएगा, 2π, 0 to 2π, ठीक है। 2π का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री उसका एंगल बनेगा, यानी कि उसकी अब लिमिट हम 2π, क्योंकि हम पाई की बात करें तो टी हमारे पास यहाँ पर आएगी लिमिट 0 to 2π। आगे आप यहाँ पर उसमें पुट करेंगे, देखें एक्स 3 cos t लिया, वाई 2 sin t लिया, तो dx क्या आएगा, -3 sin t dt, dy क्या आया 2 cos t dt, पीछे फंक्शन में वैल्यूज को पुट करें, इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, लिमिट अप्लाई करके आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ। अगर लाइन इंटीग्रल में क्या कह रहा है, वो कर्व के सेम एंड पॉइंट्स हों
तो आप क्या कहोगे, वो डिपेंड करेगा पाथ पर, कि पाथ अगर चेंज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू में फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर देखें, वो एक एग्जांपल मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर वो बता रहा है कि ए आपके पास कोई ए आपके पास क्या है, हमारे पास कोई वेक्टर है 1 + x² y I + 2x y j, और इवेल्युएट करें a डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 to 1 1 along the following path। अच्छा, द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 to 1 1, द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0 0 to 1 0, एंड देन द लाइन सेगमेंट फ्रॉम C2 फ्रॉम 1 0 to 1 1। अब यहाँ पर देखें ये उसने पहला पार्ट क्या कहा था, 0 0 to 1 1, ठीक है। तो 0 0 से आप जाएंगे 1 1, 0 0 से 1 1 ये वाली लाइन है ये, ठीक है। ये 0 0 से 1 1 अब आप जाएंगे ये स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आप क्या कह रहा है वो, कि इसमें आप इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, ठीक है। अब आप पहले लेंगे फर्स्ट पाथ, अब देखेंगे कि चेक करेंगे कि हर पाथ में वैल्यू मुख्तलिफ आएगी। अब हम इस पाथ को ले रहे हैं 0 0 to 1 1, तो ये 0 0 to 1 1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 to 1 x की हम लेंगे लिमिट, और y क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू, बेटा देखें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये यहाँ पर देखें, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तभी होगा जब x और y दोनों इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू x है, y की जगह x पुट कर देंगे बस, और dy की जगह x dx आ जाएगा, दैट्स इट बस, ठीक है ना। dy की जगह dx आ जाएगा, और अब आपने क्या करना है, इसमें पुट करना, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 23/12। उसके बाद आपने दूसरा पाथ लिया कि C1 और C2, देखें C1 और C2 की हम बात करें ना, C1 हमारे पास क्या है, वो है 0 0 to 1 0, और C2 क्या है 1 0 to 1 1। इन दोनों के लॉन्ग ज़रा देखो, वो होगा आपके पास। अब यहाँ पर देखें ना, एक तो पाथ ये है आपके पास, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अगर याद करें तो 0 0 to 1 1, या फिर आप दूसरा पाथ लेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, दोनों दो पाथ हैं ये हमारे पास। तो ये जो कर्व C होगी ये एड सम होगा किसका, 0 0 to 1 0 प्लस 1 0 to 1 1, दो पाथ। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं वेयर द C इज द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट्स C1 C2, ठीक है। अब अलोंग द लाइन सेगमेंट C1 फ्रॉम 0 0 to 1 0, y अब यहाँ पर देखें 0 है, dy भी 0 होगा, x वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 1, यहाँ की x की वैल्यू 0 to 1 आएगी, dx आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 जवाब आ जाएगा इसका। इसी तरह आप यहाँ पर देखें C2 के लिए करेंगे तो वहाँ पे x 1 है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम y वेरी कर रहा है 0 to 1, और x है ही 1, x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह क्या करेंगे आप 0 to 1 लिमिट ले लेंगे, तो इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा। हर जगह जवाब डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स कि जब आप लाइन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे, अगर उनके सेम एंड पॉइंट्स हैं। अब ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।